ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज योर 16th चैप्टर विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इन 1820 डैनिश फिजिसिस्ट ओस्टेड डिस्कवर्ड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक करंट। ओके, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, तो ओस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था बेसिकली कि अगर ये कंडक्टर में से करंट पास किया तो इसके आजू बाजू क्या हो जाता है, हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, दैट इज गिवन बाय व्हाट, राइट हैंड रूल। ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यस। अच्छा, इसके बाद क्या है, फिर हम लोग बोलते हैं आफ्टर दिस डिस्कवरी साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग वेदर इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यानी वाइस वर्सा, कि अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक करंट, ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ओके, तो क्या हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड से, ओके, कैन बी, ओके, एक्चुअली प्रोड्यूस व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बोलते हैं आफ्टर दिस डिस्कवरी साइंटिस्ट स्टार्टेड थिंकिंग वेदर इट इज पॉसिबल टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट from the magnetic field. Okay, in 1831, Michael Faraday and Joseph Henry independently discovered that electric current is produced in a coil when there is relative motion between the coil and a magnet. Okay, the current produced is called induced current and the corresponding EMF is called as induced EMF. तो ये जो टॉपिक है, ओके, बेसिकली इसमें हम लोग यही सीखने वाले हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं कि एक कॉइल है, ओके, और उसको हम लोगों ने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ओके, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम लोग बोलते हैं बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, यस, या फिर उसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो अगर कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं वो कॉइल के अंदर क्या इंड्यूस होगा, ओके, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा या एक करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये टॉपिक में हम लोग ये डिटेल में सीखने वाले हैं। ओके, यस। अब ये हम लोग देखते हैं द फिनोमिना ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ in a conductor or conducting coil due to change in magnetic flux or field is called as electromagnetic induction. Okay, for studying electromagnetic induction the concept of magnetic flux or field should be understood like electric field. Okay, हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग बोलते हैं अगर आपको मैग्नेटिक फ्लक्स समझना है, ओके, तो जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझा हुआ, ओके, इस सेम हम लोग क्या बोलते हैं, वी से सेम इज, या हम लोग बोलते हैं सिमिलर एनालॉजी से मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ओके, अच्छा, अभी इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ओके, तो यहाँ पे ध्यान देना है। A magnetic field can be represented by magnetic field lines. The tangent at any point to the magnetic field lines gives the direction of magnetic induction at that point. जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा हुआ है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है उसको अगर मैं टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ तो वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन बताता है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगर मैंने टैंजेंट ड्रॉ किया, यस, तो हम लोग बोलते हैं वो पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन हमको मिलता है, ठीक है, यस। अच्छा, हम लोग बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज फोर्स एक्टिंग वॉट पर यूनिट चार्ज। ये क्लियर है आप लोगों को? ओके, तो सिमिलरली हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल, ठीक है। इसकी एनालॉजी भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या बोलेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज मैग्नेटिक फ्लक्स, वो देख लेते हैं। The total number of magnetic field lines passing normally through a given area is called magnetic flux through that area. ठीक है, यस, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली क्या है, जो ओवरऑल जितने भी लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, वो पर्टिकुलर एरिया में से पास हो रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, वो लाइंस ऑफ फोर्स टुगेदर, कि हम लोग उसको क्या बोलेंगे, विल से इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू दैट एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी देखा था, उसके बीच में का रिलेशन देखा था, एग्जैक्टली ऐसा ही है। हम लोग क्या बोलते हैं, consider a small element of area ds, okay, in a magnetic induction capital B vector, okay, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे पहली बात, जैसे मैंने आपको बोला था इलेक्ट्रिक फील्ड में, ओके, जो हम लोगों ने एरिया ds लिया था तो उसका ds वेक्टर भी लिया था, अगर आपको याद होगा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं जो ds वेक्टर है, ओके, यहाँ पे जो डायग्राम दिया हुआ है तो मैं थोड़ा सा इंप्रूव करके बताता हूँ। ये कुछ इस तरह से होना चाहिए, दिस इज योर एरिया ds। तो उसका ds वेक्टर, जो एरिया वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, इट विल बी परपेंडिकुलर टू द एरिया। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस तरह से दिखाई गया, ठीक है, दिस इज योर वेक्टर बी। ओके, अब हम लोग बोलते हैं वेक्टर बी एंड वेक्टर डीएस में, लेट अस से द एंगल इज व्हाट, थीटा। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, okay? जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूंगा तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए, ओके, कि जो वेक्टर बी है, ओके, तो वेक्टर डीएस के अलोंग उसका कोई कंपोनेंट है क्या। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ,
एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, मैं बोलूँगा ये क्या होगा, वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये क्या होगा, हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या कंपोनेंट विच इज अलोंग व्हाट, डीएस। ओके, इसको मैं इस तरह से बोल देता हूँ, ये जो कंपोनेंट है वो आपका क्या है, लेट अस से इट इज गोइंग टू बी बी cos थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट है वो रहेगा बी sin थीटा। ये क्लियर है? ओके, यस, एनीवे, तो हम लोग बोलते हैं for sufficiently small area element, magnetic induction vector B is assumed to be uniform throughout the element of area ds. By definition, the magnetic flux d phi through the area ds is given by what? तो हम लोग बोलेंगे it is equal to vector B dot vector ds. Okay, that is which is going to be what? तो हम लोग बोलेंगे vector B dot vector ds क्या होगा? It is going to be b ds cos theta. Okay, अब इन्होंने क्या किया है, b ds cos theta को इस तरह से लिखा है b cos theta into ds. तो इसके पीछे लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, जो हम लोग ओके वेक्टर बी कंसिडर करते हैं, तो वेक्टर बी का ऐसा कंपोनेंट लेंगे विच इज अलोंग व्हाट, डीएस। यानी हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं वेक्टर बी का कंपोनेंट लेता हूँ, ओके, वेक्टर बी cos थीटा, ओके, तो वेक्टर बी cos थीटा और जो डीएस रहने वाला है, ओके, उसके बीच में एंगल क्या रहने वाला है, यानी मैं वेक्टर बी cos थीटा एंड वेक्टर डीएस की अगर मैं बात करूँ, ओके, सी वेक्टर बी cos थीटा एज अ होल, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर, इट इज कॉम्पोनेंट ऑफ व्हाट, वेक्टर बी। ये आपको आ रहा है समझ में? तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, हम लोग बोलेंगे एक्चुअली इनके बीच में एंगल जो रहेगा वो जीरो रहेगा। ओके, हाँ, लेकिन वेक्टर बी एंड डीएस के बीच में एंगल क्या है, इट इज गोइंग टू बी थीटा। ओके, तो आपको बेसिक लॉजिक क्या है यहाँ पे, जब आप ओके फ्लक्स डिफाइन करते हो, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, ओके, आपको वो कंपोनेंट लेना है मैग्नेटिक इंडक्शन का विच इज पैरेलल टू व्हाट, तो एरिया वेक्टर डीएस। तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट, बी cos थीटा इनटू, ओके, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, पहले वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी cos थीटा था, और जो वेक्टर डीएस का मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज गोइंग टू बी टीएस। हम लोग बोलते हैं डी फाई इज नथिंग बट इक्वल टू बी cos थीटा इनटू डीएस, और यू कैन से इट इज बी डीएस cos थीटा। ओके, यस, अगर हम लोग बोलते हैं कि हमारा केस इस तरह से है, यानी ये हमारा एरिया डीएस है, ओके, लेट अस से ये हमारा डीएस वेक्टर है, और हमारा जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको कैसा है, पैरेलल है, लाइक दिस। तो हम लोग बोलेंगे इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड पास होगा तो मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। ओके, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि जो आपका डी फाई रहेगा दैट इज गोइंग टू बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एस। ओके, यस, चलो यहाँ पे भी अगर मैंने स्केलर प्रोडक्ट लगा दिया तो मैं बोलूंगा इट इज गोइंग टू बी बी इंटू टी एस कॉस ऑफ थीटा, लेकिन कॉस ऑफ थीटा क्या आएगा, इट इज गोइंग टू बी कॉस जीरो, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, वन। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज गोइंग टू बी डी फाई, okay, that is small flux which is associated with the area ds is nothing but equal to what, d phi is equal to b into ds। अब इसमें आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो एरिया है वो क्या है, बहुत छोटा है। okay? ये जो एरिया है ये बेसिकली क्या है, बहुत छोटा है, और हम लोगों ने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, okay, वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। तो उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे थ्रू द एरिया ds, ओके, हम लोग बोलने वाले हैं कि जो b का वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, इसलिए हम लोग बोलते हैं फॉर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फ्लक्स एरिया ds में से पास हो रहा है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, b इनटू ds। ओके, यस, और अगर इंक्लाइंड वे में पास हो रहा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा इट विल बी गिवन बाय d phi इज इक्वल टू b ds cos ऑफ थीटा। ये दोनों इक्वेशन आप लोगों ने ध्यान में रखा, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको एकदम सिंपल बात बता देता हूँ कि अगर ये एरिया ds है, ओके, ये आपको आ रहा है समझ में, डीएस जो एरिया है ना, हम लोग बोलेंगे कंपलसरी नहीं है वो सर्कुलर होना चाहिए, इट कैन बी ऑफ एनी शेप, लेकिन आपको बस ये ध्यान में रखना है वो जो एरिया है वो क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है। तो ये जो डीएस एरिया है इसमें से जो वेक्टर बी पास हो रहा है वो इस तरह से परपेंडिकुलर, ये आपको आ रहा है समझ में, ओके। और जो इसका एरिया वेक्टर है वो भी कैसा है, अभी जो हम लोग दिखा रहे हैं, तो सेकंड वाला केस है हमारा, ओके, सेकंड वाला केस है ना, कौन सा, दिस वन, दिस इज योर सेकंड केस, दिस इज योर फर्स्ट केस। ओके, तो जो सेकंड वाला केस है उसमें आपको ये ध्यान में रखना है जो एरिया वेक्टर डीएस है इट इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, और जो वेक्टर बी है वो भी हम लोग बोल रहे हैं इस तरह से आ रहा है। ओके, यानी अगर मैं ऐसा बताऊँ उसको, या फिर लाइक दिस इफ आई होल्ड दिस, इफ दिस इज द एरिया डीएस, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये इस तरह से पास हो रहा है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, ओके, या मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से पास हो रहा है। आई होप आपको ये क्लियर है। अच्छा, इसमें आपको बस ये ध्यान में रखना है, ओके, कि हम लोग बी का जो डेफिनेशन है वो इससे निकाल सकते हैं। ओके, मैं बोलूंगा डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू डी एस, सो कहना है से बी इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, डी फाई अपॉन डी एस। ओके, अब जो हम लोग बोलते हैं फ्लक्स है, ओके,
तो फ्लक्स का जो ऐसा यूनिट है इट इज वॉट, वेबर, ये WB। और जो एरिया है उसका यूनिट क्या है, तो हम लोग बोलते हैं मीटर स्क्वायर। तो हम लोग बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक इंडक्शन है उसका ऐसा यूनिट क्या है, सो वी से इट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, टेस्ला। और टेस्ला का सिंबल क्या है, तो हम लोग बोलते हैं कैपिटल T। ये क्लियर है? ओके, यस। तो आपके टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है। ओके, वी से, हाँ एक बात है, यहाँ पे कैपिटल T नहीं आएगा, स्मॉल t आएगा, कि जब हम लोग यूनिट लिखते हैं, ओके, तो भले ही अगर कोई वो फिजिसिस्ट या साइंटिस्ट के नाम के ऑनर में दिया हुआ है तो भी हम लोग इसको स्मॉल t लिखेंगे। ओके, जो 11th स्टैंडर्ड का पहला टॉपिक था, अगर आपको याद रहेगा। ओके, एनीवे ये बात ध्यान में रखना है। हम लोग बोलते हैं कि 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब मैं सिर्फ सिंबल फॉर्म में लिखूंगा। ओके, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, 1 टेस्ला। ये क्लियर है? ओके, अच्छा मुझे एक और बात यहाँ पे डिस्कस करनी थी कि ऐसा सिमिलर डायग्राम हम लोगों ने ओके इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी देखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ। एक काम करते हैं, अलग कलर यूज करता हूँ। लेट अस से रेड कलर का कलर यूज कर रहा हूँ मैं। तो दिस इज योर एरिया ds, ये उसका ds वेक्टर है। okay? और लेट अस से मैं बोलता हूँ कि सेम डायरेक्शन में वेक्टर E भी है। ओके, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। देखो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ है, तो इसमें मैं वापस टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा। आपको आ रहा है समझ में? मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करता हूँ और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds। ओके, यस, तो वहां पे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज गिवन बाय व्हाट, d phi e अपॉन ds। अब d phi e यानी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज एसोसिएटेड विद एरिया ds। तो हम लोग बोलेंगे d phi e जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, E इंटू ds। 11th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में ओके उन्होंने एक गलती की भी, उन्होंने बोला हुआ है कि जो डी फाई है यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका भी यूनिट क्या बोला हुआ है, उन्होंने वेबर बोला हुआ है। तो ये जो गलती है ना, ओके, ये आप लोगों ने कंसिडर नहीं करनी एज इन क्या, तो इसको साथ में लेके नहीं चलना है आप लोगों ने। ओके, ये गलत है इन्फॉर्मेशन। तो हम लोग बोलते हैं फिर बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, जो वेबर है इट इज ओनली द यूनिट ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये ध्यान में रखो, इट इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। प्लीज मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि वेबर जो यूनिट है वो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स को एसोसिएटेड है। वेबर पर मीटर स्क्वायर इज नथिंग बट ओके 1 टेस्ला, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज 1 टेस्ला। ये बेसिकली क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज एसोसिएटेड ओनली टू मैग्नेटिक फ्लक्स। और 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर विच इज 1 टेस्ला, इट इज ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका यूनिट क्या है, तो हम लोग वो इससे निकालते हैं। okay? तो अगर मैं ई की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, आइदर इट इज वोल्ट पर मीटर, बराबर है। और जो एरिया है, तो एरिया का यूनिट क्या है, हम लोग बोलते हैं इट इज मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको किसने पूछा या सीईटी में आया कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसका यूनिट क्या है, तो आप बोलोगे इट इज वोल्ट इंटू मीटर, ये पहला यूनिट हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक और डेफिनेशन, ओके, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज व्हाट, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो हम लोग बोलेंगे वोल्ट पर मीटर की जगह पे आप न्यूटन पर कूलम भी ले सकते हो इंटू मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर ये आगे जाके क्या बन जाता है, okay? देखो अभी ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इससे मुझे वापस वोल्ट मीटर मिलेगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। ये तो एक यूनिट समझा आपको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वोल्ट इंटू मीटर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट यूनिट क्या है, इट इज वेबर। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक और यूनिट है इसका, दैट इज न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। इसको मैं आगे इस तरह से लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर इंटू मीटर अपॉन कूलम। नाउ व्हाट इज न्यूटन इंटू मीटर, ओके, तो हम लोग बोलते हैं न्यूटन मीटर इज नथिंग बट यूनिट ऑफ वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग बोलते हैं क्या ना, ऐसे न्यूटन मीटर इज नथिंग बट इक्वल टू जूल। तो ये हो गया जूल पर कूलम इंटू मीटर। एंड व्हाट इज जूल पर कूलम, तो हम लोग बोलते हैं इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है। तो ये वापस क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है। तो ये दोनों यूनिट आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ओके, यस, यहाँ तक क्लियर है? एनीवे टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं हम लोग। तो वी से द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर, हेंस द ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऑल्सो कॉल्ड टेस्ला। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली विल गो टू द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, यस, वी नो दैट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच EMF is induced in a coil
when magnetic flux linked with it changes. The experimental observations were put forth as the laws of electromagnetic induction by Faraday. Okay, तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि ये टॉपिक में आपको फैराडेस लॉ समझना है रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और जो सेकंड इंपॉर्टेंट है दैट इज लेंस लॉ। तो पहले फैराडेस लॉ देख लेते हैं। हम लोग बोलते हैं उसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है या फर्स्ट लॉ है, इट इज व्हाट, whenever there is change in magnetic flux associated with a coil, okay, an EMF is induced in a coil. Okay, ये ध्यान में रखना है। अगर उसको सिंपली मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स में या मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो हम लोग ऐसे नहीं बोलेंगे कि उसमें से कुछ करंट फ्लो होगा या उसमें कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा। हमेशा ध्यान में रखो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इट इज रिलेटेड टू व्हाट, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे आ सकता है? आइदर आप मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते जाओ, यानी फ्लक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा, यानी वो गिवन एरिया में से नंबर ऑफ लाइंस इंक्रीज होते जाएंगे, या आप ऐसे बोलोगे वही सेम एरिया में से फ्लक्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ये एक मेथड हो गया। या फिर आप क्या करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और वो जो एरिया है या वो जो कॉइल है, ओके, एरिया नहीं बोलना चाहिए, वो जो पर्टिकुलर कॉइल है उसके बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ओके, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे क्या होता है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, तो ये आगे देखने वाले हैं हम लोग। एनीवे, द फर्स्ट लॉ इज whenever there is change in magnetic flux associated with a coil, an EMF is induced in the coil. Okay, second law क्या है, the magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux through the coil. ओके, इसका मतलब क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इफ E is the induced EMF, okay, and phi is the flux associated with the coil, then E is directly proportional to what, d phi upon dt. Now what is d phi upon dt? D phi upon dt is rate of change of magnetic flux with respect to time. Okay, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आएगा उसको k बोल देते हैं। ओके, तो हम लोग बोलते हैं E is equal to what, कैपिटल K d phi by dt in SI यूनिट if d phi by dt is in वेबर पर सेकेंड। अभी डी फाई क्या है, तो हम लोग बोलते हैं इट इज व्हाट, स्मॉल फ्लक्स या स्मॉल चेंज इन फ्लक्स। ओके, कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वेबर। और जो डी टी है उसका यूनिट क्या रहेगा, तो टाइम का यूनिट सेकंड रहेगा। तो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों ने, जो ई का यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, इट इज गोइंग टू बी वेबर पर सेकेंड। ओके, एंड ई इज ऑल्सो इन वॉट, वोल्ट। देन हम लोग बोलेंगे द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के, इट बिकम्स वॉट, यूनिटी। इतना बस आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पे जो के का वैल्यू है वो क्या है, 1 है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, उसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ओके, अब E इज वॉट, ईएमएफ, तो मैं बोलूंगा ईएमएफ का एक यूनिट क्या है, का वोल्ट है। ओके, और दूसरा उसका पैरेलल यूनिट क्या है, तो हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी वेबर पर सेकंड। दोनों ही एसआई में हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेप्टेबल है। ये क्लियर है? ओके, एनीवे हम लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू वॉट, डी फाई बाई डी टी। नाउ जर्मन साइंटिस्ट लेंस गेव अ लॉ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। अब अगर इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, ठीक है, यस। तो बेसिकली यहाँ पे लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इन द कॉइल और कंडक्टर इज सच एज टू अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इट, ओके, या चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विच प्रोड्यूसेस इट। ओके, यस। तो इसका मतलब क्या है कि E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अब हम लोग बोलते हैं ये जो स्टेटमेंट है, ओके, तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो गया है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। अब ये जो नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब उसको समझने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा क्या है, एक्सपेरिमेंट है। ओके, तो इसमें हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, एक सिंपली एक सर्कुलर कॉइल कंसीडर किया हुआ है। ओके, और वो सर्कुलर कॉइल के साथ हम लोगों ने एक बार मैग्नेट कंसीडर किया। अब इनिशियली हम लोगों ने क्या किया है, जो बार मैग्नेट है वो सर्कुलर कॉइल के पास रखा हुआ है, ठीक है, यस। थोड़ा ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। अभी दोनों के बीच में क्या है, हम लोग बोलेंगे देयर इज नो रिलेटिव मोशन। ये जो दिख रहा है आपको सर्कुलर कॉइल, ओके, और ये बार मैग्नेट है, इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे इसमें ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बार मैग्नेट है, ओके, लेट अस से ये जो बार मैग्नेट है उसको वो सर्कुलर कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। जैसे ही हम लोग उसको सर्कुलर कॉइल के पास लेके जा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें एक करंट इंड्यूस होता है, और वो करंट कौन से डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, तो हम लोग बोलते हैं इट गेट्स इंड्यूस्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब इंड्यूस होता है तो इसमें हम लोग क्या समझ सकते हैं, ओके, कि अगर मैं राइट हैंड रूल लगाता हूँ, ओके, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, तो जो उसका मैग्नेटिक फील्ड रहेगा वो कैसा रहेगा, बाहर के तरफ रहेगा, यानी उसका ये जो साइड रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी वॉट, इट इज गोइंग टू बी नॉर्थ पोल, ठीक है। अब ये कब हो रहा है कि जब आप, ओके, मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जा रहे हैं। ये जो डायग्राम है ना, ये थोड़ा सा क्या है, हम लोग बोलेंगे, आप ऐसे बोल सकते हो, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। मैं यहाँ पे आपको एक अलग डायग्राम बना के दिखा देता हूँ।
से आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉइल को ऐसा रखा हुआ है लाइक दिस। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। और ये हमारा बार मैग्नेट है। लेट अस से दिस इज योर नॉर्थ पोल, दिस इज योर साउथ पोल। ठीक है, ये अभी मेरा एक बस एनालिसिस है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। मैं ये जो बार मैग्नेट है उसको कॉइल के पास लेके जा रहा हूँ लाइक दिस, नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये मैं बोलूंगा दिस इज व्हाट, ये जो टिप है वो नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। तो जब मैं ओके ये बार मैग्नेट को जैसे जैसे इसको क्लोज लेके जाता हूँ, अब इमेजिन करो यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर कॉइल रखी हुई। ठीक है, जैसे जैसे मैं नीचे लेके जा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो क्या होते जाता है, उसका वैल्यू बढ़ते जाता है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। ऐसे केस में जब उसका वैल्यू बढ़ते जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो कॉइल है उसके अंदर कौन से डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। मैं कन्वेंशनल करंट की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है तो हम लोग बोलते हैं कि बेसिकली यहाँ पे क्या जनरेट होगा। ओके, इमेजिन करो कि अगर कॉइल को इस तरह से रखा है और हम लोग बोल रहे हैं कि करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रहा है। ओके, तो बाय राइट हैंड रूल में बोलूंगा कि यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या रहेगा, ओके, टिप रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का। ओके, यस, तो ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे कि ये हम लोगों ने मैग्नेटिज्म टॉपिक में भी समझा हुआ है, ये बाहर की तरफ एरो रहेगा। और ये क्या इंडिकेट करता है, तो ये जो कॉइल है का जो ऊपर का पार्ट है वो क्या बन गया है, दिस इज नॉर्थ पोल। ओके, ये भी आप एक एनालिसिस ले सकते हो। ओके, यानी ये वाला डायग्राम भी शायद आप कंसीडर करोगे तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, यस, अभी टेक्स्ट बुक के इसमें जाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर है अभी। ओके, तो जैसे हम लोग नॉर्थ पोल ओके ये कॉइल के पास लेके जाते हैं, कॉइल में करंट ऐसा इंड्यूस होता है कि इट इज फ्लोइंग इन वॉट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ ओके यानी जो डायरेक्शन में हम लोग बार मैग्नेट को लेके जा रहे हैं ओके और कॉइल के जो साइड के पास लेके जा रहे हैं, तो वो वाला जो साइड रहेगा वो नॉर्थ पोल एक्ट करेगा और वो बार मैग्नेट के मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, क्योंकि ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है। ओके, यस, तो ये तो बेसिकली कॉइल का नॉर्थ पोल ओके जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, यस, तो हम लोग बोलते हैं कि जो वो कॉइल के पास लेके आ रहे हैं हम लोग बार मैग्नेट को ओके तो वो मोशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे अपोज होगा। ओके, यस, इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोलते हैं, जो चेंज इन फ्लक्स है ओके वो क्या हो रहा है, अपोज हो रहा है बाय व्हाट, तो हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ ओके या इंड्यूस्ड करंट। ये क्लियर है। सिमिलरली हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं ये जो बार मैग्नेट है ओके अगर मैं इसको अभी कॉइल से दूर लेके जाता हूँ, यानी ये वाले डायग्राम में ऐसे दिखाएंगे हम लोग कि अभी मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि जो कॉइल रहेगा तो उसमें कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लाइक दिस। ओके, और ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है लाइक दिस ओके तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हमें टेल मिलेगा। और ये क्या होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी द साउथ पोल, ये आपको ध्यान में रखना। ओके, यस, तो अभी ये जो हमारा बार मैग्नेट है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी अवे फ्रॉम द कॉइल। ओके, तो ये जो साउथ पोल है वो ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अभी अट्रैक्ट करेगा, यानी उसका जो ऊपर हम लोग उसको लेके जा रहे हैं, जो मोशन कर रहे हैं ओके वो मोशन को क्या होने वाला है, हम लोग बोलेंगे एक अपोजिशन रहेगा। ओके, तो आप कौन से भी डायरेक्शन में ओके मैग्नेट को कॉइल के पास लेके जाओ, एक तो उसके टूवर्ड्स लेके जाओ या उसके अवे लेके जाओ। टूवर्ड्स जब लेके जाते हैं तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन जाता है, जब आप अवे लेके जाते हो तो क्या होता है, यहाँ पे साउथ पोल बन जाता है। और ये क्यों बन रहा है, बिकॉज ऑफ वॉट, तो हम लोग बोलेंगे द डायरेक्शन ऑफ द करंट ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, ये क्लियर है। तो हेंस हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर प्रूविंग वॉट, लेंस लॉ ओके बाय दिस एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग बोलते हैं ई इज इक्वल टू वॉट, माइनस डी फाइव बाई डी टी। ये आपको ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ओके यस वो तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ओके वो क्या कर रहा है, बेसिकली इट इज अपोजिंग द चेंज इन फ्लक्स पर यूनिट टाइम। ओके, आई होप ये क्लियर है। तो आपके ये पैराग्राफ में पूरा वही एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अभी इसका क्या है, थियोरेटिकल प्रूफ भी है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, तो हम लोग बोलते हैं कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर पी क्यू आर एस partly placed in uniform magnetic field of induction B which is perpendicular to the plane of the paper and directed into the paper as shown in the figure। अब ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है पी क्यू आर एस। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया हुआ है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे जो ये क्रॉस बने हुए हैं वो आपको ये बता रहा है ये जो फील्ड है ओके वो
स्क्रीन को क्या है, परपेंडिकुलर है और स्क्रीन में अंदर के तरफ जा रहा है। ठीक, जो ये हम लोग बोल रहे हैं स्क्रीन बोलो या फिर आप इसको प्लेन ऑफ पेपर भी बोल सकते हो। ओके, तो उसके अंदर के तरफ जा रहा है, ये क्लियर है। ओके, अच्छा इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये जो कॉइल है वो पार्शियली रखी हुई है, यानी पी क्यू आर एस 100% पूरा वो फ्लक्स में नहीं है। तो बेसिकली ये एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है। पी क्यू आर एस इज वॉट, आर रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। और हमने उसको किस तरह से रखा हुआ है, ओके, तो एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, वो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने उसको पार्शियली प्लेस किया हुआ है। पार्शियली प्लेस किया हुआ यानी क्या, तो लेट अस से हम लोग बोल रहे हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यही दो पॉइंट तलक है। ओके, यस, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। तो वी कैन से, लेट अस से ये जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया टी, और इसको मैंने बोल दिया एम। मैं बोलूंगा पी टी एम एस। ओके, इतना जो पार्ट है कॉइल का वो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कैसा है, इज गोइंग इनसाइड द कॉइल, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ओके, हम लोग बोल रहे हैं वो कॉइल के प्लेन के अंदर के तरफ जा रहा है, इसलिए उसका टेल दिख रहा है हम लोग। तो आपके डायग्राम में ये जो क्रॉस बनाए हुए वो क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल एंड इट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ द कॉइल। ओके, यस, या प्लेन ऑफ द टेक्स्ट बुक भी आप बोल सकते हो अगर आपने टेक्स्ट बुक ओपन करके रखा हुआ है, या प्लेन ऑफ द वाइट स्क्रीन भी आप कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम लोग बोलेंगे लेट अस से पी, तो पी एस का जो लेंथ है, ओके, हम लोग बोलेंगे लेट अस से ये जो लेंथ है इसको मैं स्मॉल एल बोल देता हूँ। ठीक है, और जो एस एम है, द पार्ट ऑफ द कॉइल विच इज इनसाइड, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, विल कॉल इट एज एक्स। ओके, यस, तो जो एरिया ऑफ द कॉइल है विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, उसको मैं बोलूंगा ए इज इक्वल टू वॉट, इट इज गोइंग टू बी एल इंटू एक्स। ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, इसको मैं बोल देता हूँ लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी बात क्या है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेट अस से उसको मैंने बोला एफ ए। तो कॉइल को जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं एफ ए, वो कॉइल को क्या करेगा, ओके, बाहर की तरफ खींचेगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर निकालेगा। आपको आ रहा है समझ में। और जब वो उसको बाहर निकालेगा तो लेट अस से इन स्मॉल टाइम डी टी, ओके, हम लोग उसको बाहर निकालते हैं बाय डिस्टेंस डी एक्स। इसका मतलब क्या, जो पॉइंट क्यू है वो शायद क्यू डैश पे आ जाए, और जो पॉइंट आर है वो आर डैश पे आ जाए। क्या आपको आ रहा है समझ में, ठीक है। जो पॉइंट पी रहेगा तो हम लोग बोलेंगे साइमल्टेनियसली क्या होगा, पॉइंट पी आपका पी डैश पे आ जाएगा, और जो पॉइंट एस है वो एस डैश पे आ जाएगा। तो ये आपको न्यू पोजिशन ऑफ कॉइल दिख रही है। ओके, ये रेक्टेंगल दिख रहा है डॉटेड लाइन से, तो बना देता हूँ लाइन, दिस इज द न्यू पोजिशन ऑफ द कॉइल। ओके, और ये जो नया पोजिशन ऑफ द कॉइल रहेगा वो रहेगा पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं कि आपने कितना डिस्टेंस उसको मूव किया है। ओके, तो हम लोगों ने उसको क्यू क्यू डैश बाहर की तरफ निकाला है। ओके, लाइक दिस, ये डिस्टेंस को हम लोग dx बोल देते हैं। तो अगर क्यू क्यू डैश dx है तो कॉमन सेंस है पी पी डैश भी क्या होगा, इट इज गोइंग टू बी dx। ओके, और उसके लिए टाइम कितना ले रहे हैं हम लोग, टी डी टी ले रहे हैं, बराबर है। ओके, तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे जो वेलोसिटी रहेगा v, दैट विल बी गिवन बाय व्हाट, dx अपॉन dt। लेट अस से दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, ये क्लियर है आप लोगों को। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि इनिशियली, ओके, जो एरिया था वो एरिया क्या था, दैट वाज ए विच वाज एल इनटू एक्स। अब हम लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एरिया क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में से बाहर की तरफ आ गया, और वो जो एरिया बाहर की तरफ आया है, ओके, वो कौन सा एरिया रहने वाला है, दैट विल बी दिस एरिया। यानी ये एरिया क्या हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ है, स्लाइड हुआ है। ओके, इन व्हाट टाइम इंटरवल डी टी। तो मैं बोलूंगा जो एरिया चेंज हुआ है डी ए, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, कैन आई से इट इज गोइंग टू बी बेसिकली एल टू डी एक्स। जैसे हम लोगों ने ए एल इंटू एक्स बोला था, देखो एल का वैल्यू क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ओके, लेकिन हम लोग बोलेंगे जो एल का वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन जो एक्स है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ एरिया स्लाइड हो रहा है, तो वो स्लाइड हुआ हुआ एरिया कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जो dx है, dx को l से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो शेडेड एरिया है वो क्या हो रहा है, स्लाइड हो रहा है। ये आपको आ रहा है समझ में। तो जो शेडेड एरिया स्लाइड हुआ है दैट इज l इंटू डी एक्स। लेट अस से दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, इक्वेशन नंबर 3। ये सब जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे केस में मैं बोलूंगा जो डी फाई रहने वाला है, ओके, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, तो बाय डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं फ्लक्स इज नथिंग बट इक्वल टू, ओके, बी इंटू डी एस, बराबर है। अभी हम लोगों ने डेफिनेशन देखा हुआ है, या बी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू डी फाई अपॉन डी एस। लेकिन यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं डी एस की जगह पे क्या यूज किया है, डी ए।
तो हम लोग बोलते हैं दिस इज गोइंग टू बी बी इंटू डी ए. ओके, यस, दैट इज डी फाई विल बी इक्वल टू वॉट, बी इंटू डी ए. लेकिन डी ए का वैल्यू क्या है, इट इज एल इंटू डी एक्स. ओके, इफ डी फाई इज बी इंटू एल इंटू डी एक्स, देन कैन आई से डी फाई बाई डी टी क्या हो जाएगा. तो हम लोग बोलेंगे डी फाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू वॉट, तो डी फाई का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे बी इंटू एल इंटू डी एक्स अपॉन डी टी. लेकिन डी एक्स अपॉन डी टी क्या था, तो इक्वेशन 2 से हमें मिलता है is equal to what, b into l into v. Okay, so d phi by dt and a rate of change of flux with respect to time which is associated with the coil. अब ये क्यों हो रहा है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो एरिया है, ओके, वो एरिया क्या हो रहा है कॉइल का, वो स्लाइड हो रहा है. तो जो एरिया स्लाइड हो रहा है उसके साथ हम लोग बोलेंगे जो फ्लक्स एसोसिएटेड है वो भी चेंज होगा. तो हम लोग बोलते हैं डी फाई बाई डी टी क्या मिला हमें, इट इज इक्वल टू बी इंटू एल इंटू वी. ओके, लेट अस से इसको हम लोगों ने बोल दिया दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4. ओके, नाउ हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर मैं यहाँ पे इसको स्लाइड कर रहा हूँ, ओके, तो बेसिकली क्या होने वाला है, इसके अंदर एक करंट इंड्यूस होगा. ठीक है, अब आपके टेक्स्ट बुक में बताया हुआ है, यहाँ पे आप चेक करो कि पी क्यू आर एस जो कॉइल है उसको जब आप एक्चुअली मूव करते हो, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि उसके अंदर एक क्लॉकवाइज करंट सेट होता है. ठीक है, अब ये जो क्लॉकवाइज करंट सेट होता है उसको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ. यानी हम लोग बोलेंगे कि जो पूरा कॉइल है पी क्यू आर एस, उसके हर एक आर्म में क्या हो रहा है, हर एक साइड में करंट फ्लो हो रहा है. लेट अस से वो जो करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं बोल देता हूँ इट इज इक्वल टू आई. ओके, स्मॉल आई बोल दिया, एज्यूम करते हैं. ठीक है, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, इफ अगर कोई कंडक्टर में करंट आई फ्लो होता है, ओके, और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, हम लोग बोलते हैं एफ इज नथिंग बट इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा. मैं अभी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एल है और जो बी है, यानी बेसिकली इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, एफ इज इक्वल टू वॉट, आई वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी. ओके, यस, चाहिए तो इसको कैपिटल आई लिख देता हूँ मैं यहाँ पे भी कैपिटल आई कर देते हैं हम लोग इसको. ओके, एनीवे, तो इसको रीअरेंज किया, तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो वो क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी आई एल बी साइन थीटा. लेकिन यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एल और बी के बीच में जो थीटा है वो क्या है, तो हम लोग बोलते हैं ये जो लेंथ है एल, ओके, यस, दिस वन, तो स्मॉल एल कर दिया मैंने. ये जो लेंथ है एल, तो उसको मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है. ये आपको आ रहा है समझ में. तो थीटा का वैल्यू क्या रहने वाला है, 90. तो ऐसे केस में मैं बोलूंगा एफ का मैग्नीट्यूड क्या रहने वाला है, इट इज गोइंग टू बी आई इंटू एल इंटू बी. ये क्लियर है, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5. अब हमको एफ का डायरेक्शन निकालना है. एफ का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ओके, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे. ओके, अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ओके, यूज करने के लिए हम लोग क्या करने वाले, फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, दिस इज व्हाट एफ, दिस इज बी एंड दिस इज आई. ओके, तो हम लोग बोल रहे हैं जो मिडल फिंगर है वो क्या इंडिकेट करता है, करंट इंडिकेट करता है. तो करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो मैंने इस तरह से दिखा दिया है. ओके, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है. मैग्नेटिक फील्ड जो है, ओके, वो कैसा है, अंदर की तरफ है. ये आपको आ रहा है समझ में, ओके, यस. तो मैं बोलूंगा ये जो थंब है वो क्या बता रहा है, ओके, तो मेरे डायरेक्शन में वो लेफ्ट है. ओके, आपको मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, ये कुछ ऐसा होने वाला है. ओके, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, ओके, दिस इज एफ बी आई. तो आई ऊपर की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है. तो हम लोग बोलेंगे कि जो फोर्स एक्ट होने वाला है या जनरेट होगा यहाँ पे, वो फोर्स कैसे एक्ट होगा, हम लोग बोलेंगे इट इज गोइंग टू बी टूवर्ड्स व्हाट, ओके, टूवर्ड्स द लेफ्ट. टूवर्ड्स द लेफ्ट यानी क्या, तो जो हमारा अप्लाइड फोर्स है एफ ए, ओके, जो कॉइल को डीएक्स डिस्टेंस से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स जनरेट होगा जिसको हम लोग स्मॉल एफ बोलेंगे. ओके, यस, यही स्मॉल एफ यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने. ओके, और ये जो स्मॉल एफ है उसके अगेंस्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ ए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ये क्लियर है. तो हम लोग बोलने वाले हैं कि स्मॉल एफ और एफ ए का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, आप उसको सेम कंसिडर कर सकते हो. रही बात पी क्यू एंड एस आर में, तो आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखो. ओके, आपको क्या पता चलेगा, जैसे अगर आपने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया तो इधर जो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये टेक्स्ट बुक का जो पीडीएफ फाइल है वो थोड़ा सा लाइट है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ. आप इसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके देखो. यहाँ पे जो फोर्सेस एक्ट हो गए, दिस इज गोइंग टू बी F1 एंड दिस इज गोइंग टू बी F2. लेकिन ये F1 एंड F2 का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, बट उनका डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फोर्स है वो कौन सा है, द फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन साइड PS. ये क्लियर है. ओके,
अब हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो फोर्स है वो जो रिलेटिव मोशन है, यानी ये वाला जो मोशन है dx, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा, अगेंस्ट दिस फोर्स। हम लोग बोलेंगे द वर्क डन dw अगेंस्ट द फोर्स dx विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस एफ इंटू डी एक्स। ओके, अब जो माइनस साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जो हमारा dx है वो dx कहाँ पे, टूवर्ड्स द राइट, और जो फोर्स है वो टूवर्ड्स द लेफ्ट है, स्मॉल एफ। ओके, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, dw इज इक्वल टू व्हाट, अप्लाइड फोर्स fa इंटू डी एक्स। बट हम लोग बोलते हैं एफ ए का डायरेक्शन क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड सेम है एज एफ, बट इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एफ। तो वैसे भी आप बोल सकते हो कि एफ ए को क्या सब्स्टिट्यूट किया हम लोगों ने, माइनस एफ। वो भी लॉजिक लगा सकते हो, तो वापस आपको क्या मिलेगा, एफ ए इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अभी माइनस एफ का जो वैल्यू है, तो माइनस साइन वैसे ही रिटेन करेंगे। मैं बोलूंगा डी डब्ल्यू क्या होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी माइनस एफ के जगह पे मैं डाल देता हूँ आई इंटू एल इंटू बी इंटू डी एक्स। ओके, यस। अच्छा, अभी ये हो गया डी डब्ल्यू। कैन आई से, अगर कुछ वर्क हो रहा है तो रेट एट विच वर्क इज डन इन स्मॉल टाइम डी टी, दैट विल बी वॉट, डी डब्ल्यू अपॉन डी टी इज गोइंग टू बी वॉट, माइनस आई इंटू एल इंटू बी, दिस इज गोइंग टू बी डी एक्स अपॉन डी टी। ये आपको आ रहा है समझ में, एंड माइनस आई इंटू एल इंटू बी डी एक्स बाई डी टी। कैन आई से डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, इट इज वी। तो ये आपको मिलेगा माइनस आई इंटू एल इंटू बी इंटू वी। ये क्लियर है आप लोगों को। तो बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि द रेट एट विच द वर्क इज डन, ओके, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस आई इंटू एल इंटू बी इंटू वी। अब जो डी डब्ल्यू बाई डी टी है, तो हम लोग बोलते हैं रेट एट विच द वर्क इज डन इज नथिंग बट इक्वल टू वॉट, रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ओके, एंड द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विल कॉल इट एज इलेक्ट्रिकल पावर। उसको मैं पीई बोल देता हूँ। ओके, यस, एंड दिस इलेक्ट्रिकल पावर पीई को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज नथिंग बट the EMF generated E into the current which is flowing I is equal to what, minus L minus I into L into B into V। ओके, अब हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों साइड से जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएगी। तो आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू वॉट, ऊपर लिख देता हूँ मैं, E इज इक्वल टू माइनस बी इंटू एल इंटू वी। बट फ्रॉम इक्वेशन 4 हमको क्या मिलता है, डी फाइव बाई डी टी इज वॉट, बी एल वी। ओके, तो इफ डी फाइव बाई डी टी इज बी इंटू एल इंटू वी, मैं बोलूंगा स्मॉल ई क्या हो जाएगा, इट विल बिकम माइनस पीएलवी के जगह पे डी फाइव बाई डी टी डाल देते हैं। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया है कि ये जो है आपका क्या है, दिस इज योर लेंस लॉ। लेंस लॉ का क्या है, दिस इज योर थियोरेटिकल प्रूफ। ये क्लियर है आप लोगों को। एक बार टेक्स्ट बुक में से भी देख लेना है, सेम टाइप का अप्रोच उन्होंने यूज किया हुआ है। ओके, डी फाइव बाई डी टी को क्या किया है, यहाँ पे पी एल वी किया हुआ है। फिर उन्होंने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ, दैट इज वॉट बी आई एल, और ये जो वेक्टर फॉर्म है दैट इज वॉट, तो उन्होंने स्मॉल आई इंटू एल इंटू या वेक्टर एल क्रॉस वेक्टर बी लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसमें सेम दिया हुआ है, द वर्क डन इन टाइम डी टी ड्यूरिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स इज वॉट, डी डब्ल्यू इज माइनस एफ इंटू डी एक्स। ओके, और हम लोग क्या बोलते हैं, दिस एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द इंड्यूस्ड करंट आई। तो उसको ही हम लोगों ने क्या बोला, एक्सटर्नल वर्क इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, आप ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एंड जो इलेक्ट्रिकल पावर क्या रहेगा, दैट विल बी डी डब्ल्यू अपॉन डी टी विच इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, ई इंटू आई। अब ये जो इक्वेशन हम लोगों ने लिखा है, इलेक्ट्रिकल पावर इज ई इंटू आई, ये हम लोगों ने सीखा हुआ है। ओके, यस, ये आपको ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिकल पावर इज व्हाट, बेसिकली वोल्टेज इंटू करंट। ओके, तो इसको ही रीअरेंज करके ई इंटू आई इंटू डी टी इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस पी आई एल टी एक्स। इसको रीअरेंज किया आपको मिला ई इज इक्वल टू माइनस बी एल बी, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू basically E is equal to minus d phi by dt, which is what the final result of okay Lenz law। ये हम लोगों ने क्या किया हुआ है, theoretically प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद जो कंसेप्ट है दैट इज व्हाट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था, वैसे ही क्या हम लोग बोलते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है। okay? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल काहे के लिए था, तो हम लोग बोलते हैं अगर एक कंडक्टर है विच इज कैरिंग करंट आई, इफ इट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होने वाला है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट होगा, ये निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है बेसिकली, तो हम लोग बोलते हैं कि अगर मैं कंडक्टर को मूव कर रहा हूँ इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो कौन से डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो वो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ओके, तो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में अगर आप ये देख सकते हो, मैंने आपको पहले भी टेक्निक बताया हुआ है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या याद रखना है, ओके, एफ बी आई। ठीक है, ये ध्यान में रखो, हम क्या है, एफ
फिर बाद में जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या है, इट इज मैग्नेटिक इंडक्शन बी, और जो मिडल फिंगर है वो क्या है, करंट आई है, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में आपको क्या ध्यान में रखना है, ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एफ के जगह पे क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ओके दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, मोशन, ओके, यानी कौन से डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करके कंडक्टर को मूव कर रहे हो, तो ये हो गया एम। जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड ही होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी पी। और जो मिडल फिंगर है वो आपको क्या देने वाला है, इट इज गोइंग टू बी गिव, इट इज गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, या करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, एम बी आई, ठीक है। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। हम लोग बोलेंगे stretch the thumb, the first finger and the middle finger of right hand so that they are mutually perpendicular to each other. If the first finger represents the direction of magnetic field and thumb represents the direction of the motion of the conductor, then the middle finger represents the direction of induced EMF or current which is flowing in the conductor. ये क्लियर है? ओके, तो आई होप आपको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझ में आया, ठीक है। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यानी क्या है, एम बी आई, ध्यान में रखो, एम बी आई, ओके। आप कौन से डायरेक्शन में कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, ओके। फिर हम लोग बोलेंगे जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या है, वो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और जो मिडल फिंगर है वो आपको क्या बताएगा कि कंडक्टर में कौन से डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होने वाला है, ठीक है। यस, तो ऐसे केस में हम लोग अगर फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ऊपर के केस में लगा देते हैं, यानी ये वाला डायग्राम हम लोग रेफर करेंगे जो मैंने ड्रॉ किया था, ओके। तो इसमें चेक करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कंडक्टर है उसको कैसे मूव कर रहे हैं, यानी जो कॉइल है उसको राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बराबर है। तो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि पूरी की पूरी जो कॉइल है वो राइट डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है। यस, इसका मतलब अगर क्यू आर, अगर हम लोग उसको राइट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, ओके, तो हम लोग बोले कि जो पी एस है, पी एस भी क्या होगा, इट विल मूव टुवर्ड्स द राइट। ये क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, अभी आपको इसमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जब मैं फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा, ओके, तो मुझे वो पर्टिकुलर कंडक्टर कंसिडर करना है, ओके, विच इज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैं क्यू आर क्यों नहीं कंसिडर करूंगा, तो हम लोग बोलेंगे इट इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये समझ में आ रहा है? आपका मैग्नेटिक फ्लक्स जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये रीजन में, ओके। तो लेट अस से हम लोग पीएस को कंसिडर कर रहे हैं। अब पीएस में करंट कैसा फ्लो हो रहा है, फ्रॉम एस टू पी, ओके। तो ये एक बार वेरीफाई करते हैं यूजिंग व्हाट, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ओके। लेट अस सी, तो हम लोग बोलेंगे कि जो थंब है वो क्या इंडिकेट करता है, मोशन ऑफ द कंडक्टर, ओके। जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या इंडिकेट करता है, ओके, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडल फिंगर है वो क्या इंडिकेट करता है, हम लोग बोलेंगे इट इंडिकेट्स व्हाट, डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब चेक करते हैं, तो हम लोग बोल रहे हैं कि आप जो पीएस है उसको कहाँ पे मूव कर रहे हो, ओके। तो पीएस को आप राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो ये हो गया आपका मोशन का एम, ओके। फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो इंडेक्स फिंगर से दिखा रहा है वो कहाँ पे है, अंदर की तरफ है, ओके, इनसाइड द प्लेन ऑफ द कॉइल। और जो हम लोग बोल रहे हैं मिडल फिंगर है वो क्या बताएगा, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो वो कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। तो बेसिकली आपको क्या मिल रहा है, ये देखो, थंब जो है वो राइट डायरेक्शन में क्या है, हम लोग कंडक्टर को मूव कर रहे हैं, ओके। फिर बाद में ये जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, और मिडल फिंगर क्या बता रहा है, तो करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ओके। तो वो लॉजिक से हम लोग क्या बोलेंगे कि करंट यहाँ पे ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है फ्रॉम एस टू पी, ओके, ये क्लियर है। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट ऐसा रहता है कि सर हम लोग क्यू से आर क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं। मैं बोलूंगा सिंपल लॉजिक है कि यहाँ पे जो कंडक्टर है, क्यू से आर, ओके, हम लोग बोलेंगे इट इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। आई होप आपको ये फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल समझ में आ गया विद दिस एग्जांपल, ठीक है। यस, एनीवे, तो आज बेसिकली जो भी हम लोगों ने सीखा है आई होप आपको अच्छे से समझा है, ठीक है। यस, तो आज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। अब जो अगला वाला हमारा लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, ओके, उसमें हम लोग एडी करेंट्स का कंसेप्ट सीखेंगे। उसके बाद विल ऑल्सो सी उसके एप्लीकेशंस एडी करंट्स के, ओके। फिर सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट देखेंगे, ओके। जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा है, ओके। तो हमें एटलीस्ट 5 to 6 लेक्चर इसके लिए लग सकते हैं। आई ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 4 to 5 लेक्चर्स, ओके। यस, कोशिश करेंगे हम लोग। बट एनीवे, आप लोगों को एक काम करना है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको क्या करना है, आपने अच्छे से नोट करना है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ओके, कोई भी कंसेप्ट में, तो आपने क्या करना है, ग्रुप पे पूछना है, ओके। एंड प्लीज ये लेक्चर जो है उसको क्या करना है, आपने प्रॉपरली फॉलो करना है, ठीक है। यस, एनीवे, आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ही स्टॉप करते हैं, ओके।